नमस्कार। स्थानीय स्वशासन लास्ट हमारा टॉपिक था पॉलिटी में। इसकी हमने संवैधानिक पृष्ठभूमि की शुरुआत करने से पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठ क्या था उसको जानने की कोशिश की, जिसको हमने 3 भागों में विभक्त किया। सबसे पहला भाग था प्राचीन काल। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या व्यवस्थाएं थी और इनका जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है उनको पढ़ा हमने। फिर मध्यकाल में पढ़ा इसी को। तीसरा नंबर आधुनिक काल है। अब आधुनिक काल में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, आधुनिक काल में जो स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ था, वर्तमान स्थिति उसका मूर्त रूप है। अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली भारत में। जो पारंपरिक भारत में स्थानीय स्वशासन चल रहा था उसे समाप्त कर दिया और एक नई व्यवस्था को लागू किया यहाँ। यही व्यवस्था या उस व्यवस्था का मूर्त रूप आप वर्तमान में पढ़ते हैं। हम संविधान आर्टिकल 243 में पढ़ा जाता है। तो ये जो आधुनिक काल में किस तरह से स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आधुनिक काल से या आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन। आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन, ये जो स्थानीय स्वशासन है इसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो नगरीय नगरीय और एक ग्रामीण। ये जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है इसका जो सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत की थी वो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। हम कल जिक्र भी कर रहे थे 1870 ईस्वी में। उसके बाद जो प्रयास किए गए या बुनियादी स्तर पर इसको उतारा गया, बुनियादी स्तर पर इसको उतारा गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1872 ईस्वी में। अब लॉर्ड रिपन को भारत का या भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लेकिन लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन है उसमें नगरीय व्यवस्था को अपनाया था। जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तो यहाँ ये जान लेना ज़रूरी होता है, लॉर्ड रिपन जिसको हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं या भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसके द्वारा जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है इसे तो प्रोत्साहन दिया गया, इसका तो विकास किया गया, इसकी तो नींव डाली गई। लेकिन जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो इसमें ये बात याद रखना। इसकी शुरुआत करेंगे हम 1870 से ही। तो हम 1870 में क्या लिखेंगे? 1870 में लिखेंगे हम शुरुआत करते हैं ब्रिटिश काल में जो ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई। स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ग्राम पंचायतें फैसले कर रही थी, विधि निर्माण कर रही थी या प्रशासन संबंधित विनियमन बनाती थी, वो स्वतंत्रता छीन ली गई, ब्रिटिश काल ने छीन ली। तो जब इतना काम कर दिया ब्रिटिश ने तो फिर सीधी सी बात है कि ये जो पंचायतें हैं ये कमज़ोर पड़ गई और धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगी। उसके बाद 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन
की अवधारणा, प्रस्तुत की। इसने ये जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की अवधारणा दी, लेकिन ये इस व्यवस्था को बुनियादी स्तर पर नहीं उतार पाया। स्थानीय स्वशासन में आज क्या हो रहा है, निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं। तो ये जो अवधारणा है, ये सबसे पहले लॉर्ड मेयो के द्वारा दी गई थी, लेकिन इसको मूर्त रूप दे दिया लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। उसको लिखेंगे लॉर्ड रिपन ने किसके पद चिन्हों पर चलते हुए, लॉर्ड मेयो के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली। शुरुआत मेयो ने कर दी थी। अठारह सौ 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड मेयो की नीतियों का अनुसरण करते हुए भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की नींव डाली। अब जब इसने इतना काम कर ही दिया, तो इसी कारण इसको भारत का स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, डैडी, पिता कहा जाता है ना। इसने क्या काम किया, इसने जो स्थानीय स्वशासन है, नगरीय स्थानीय स्वशासन, निकायों का गठन किया और इन निकायों को या इन संस्थाओं को नगर प्रशासन संबंधित कुछ विषय दे दिए गए। तो सबसे पहले शुरुआत जो हुई है भारत में स्थानीय स्वशासन की, वो नगरीय स्तर पर हुई है। नगरीय पद्धति की गई थी, ग्रामीण स्तर की स्वशासन को तो दबा दिया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। नगरीय स्वशासन की अवधारणा और इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का शामिल होना, ये अवधारणा थी लॉर्ड मेयो की, जिसे मूर्त रूप दे दिया लॉर्ड रिपन ने। इसी कारण रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता या मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। लेकिन इसने नगरीय स्थानीय स्वशासन को तो जीवंत कर दिया, लेकिन ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया। इसने नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का गठन किया और नगर प्रशासन से संबंधित कुछ विषय इन संस्थाओं को दे दिए कि आप इन पे जो है प्रबंधन कीजिए आप इनका। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम
ये लिखेंगे, बल्कि इसको समझ लो एक बार और, भारत में जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है 1883 से इसका बीजारोपण हो गया था, जबकि भारत में जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है इसकी शुरुआत तो पारंपरिक रूप से 1959 ईस्वी में ही हो पाई है। तो इस बात को लिख लेना कि लॉर्ड रिपन ने नगरीय स्थानीय स्वशासन को तो स्थापित किया, लेकिन ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसने अब आगे क्या किया, इसने लोकतांत्रिक ढांचे की अवधारणा को अपनाया इन निकायों के लिए। नगरीय स्वशासन निकायों में इसने इन बोर्डों में निर्वाचित गैर अधिकारी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन निकायों में लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित किया। लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित किया। इसने लोकतांत्रिक ढांचा कैसे स्थापित किया, इसने इन निकायों में, इन बोर्ड में निर्वाचित गैर अधिकारी का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य कर दिया। और इसने कहा कि इस बोर्ड में जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष भी इसी निर्वाचित गैर अधिकारी में से कोई सदस्य होगा। जो निर्वाचित गैर अधिकारी है इसी में से कोई सदस्य इसमें शामिल किया जाएगा। बोर्ड का अध्यक्ष भी निर्वाचित गैर अधिकारी में से होगा, और 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य कर दिया इन बोर्डों में। तो ये लोकतांत्रिक ढांचे की शुरुआत थी स्थानीय स्वशासन में। उसके बाद ये जो व्यवस्था थी ये विफल रही। अब जब ये विफल हुई तो इसके लिए एक शाही आयोग या रॉयल कमीशन का गठन किया गया। तो तुमसे पूछ सकता है 1907 ईस्वी में 1907 में एक शाही आयोग का गठन किया गया। अब इसका जो गठन हुआ था वो विकेंद्रीकरण के संबंध में था, और इसने जो स्थानीय स्वशासन की असफलता है इससे संबंधित इसने जो है इस असफलता के कारण जानने की कोशिश की, और इसके साथ साथ इसने इसमें पाया कि ग्राम पंचायतों का महत्व भी अनिवार्य है स्थानीय स्वशासन में। तो 1907 का जो शाही आयोग है, 1907 में एक रॉयल कमीशन या शाही आयोग का गठन किया गया। ये विकेंद्रीकरण से संबंधित था, और इसका जो काम था आयोग का, इसका काम ही था जो स्थानीय स्वशासन असफल हो गया उसके कारण क्या रहे। इस आयोग ने पाया कि जो ग्राम पंचायतें हैं, इसने ग्राम पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। अब इसको ये बात
ध्यान रखना कि जो शाही आयोग के समय जो है ग्राम पंचायतों के महत्व पर चर्चाएं की गई। स्थानीय स्वशासन विफल हो गया था, शाही आयोग का गठन किया गया। शाही आयोग का काम ही यह था स्थानीय जो स्थानीय स्वशासन है उसकी असफलता के कारण क्या है जानना। इसमें ग्राम पंचायतों के महत्व को माना गया कि भी महत्व है ग्राम पंचायतों का। उसके बाद 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसमें जो स्थानीय स्वशासन है इसको स्थानांतरित करके प्रांत के अंडर में दे दिया गया। जो प्रांत थे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो स्थानीय स्वशासन है के विषय को या विषय का स्वशासन के विषय को स्थानांतरित कर दिया गया और स्थानांतरित करके जो है इसे प्रांत के अंडर में दे दिया गया। और ये जो प्रांत है ना, ये प्रांत में मंत्रियों को उत्तरदायी बना दिया गया इसमें स्थानीय स्वशासन के लिए। सरल भाषा में कहा जाए तो जो जिला अधिकारी होता था, जिला अधिकारी से लेकर इस विषय को मंत्री के अंडर कर दिया गया 1919 में। उसके बाद 1925 में 8 प्रांतों में, 1926 में कुछ देशी रियासतों में जो ग्राम पंचायत एक्ट है, ग्राम पंचायत एक्ट पारित किए गए और यहाँ ग्राम पंचायतों के गठन के प्रयास किए गए, लेकिन वो भी असफल रहे। उसके बाद 1935 का जो अधिनियम है उसमें भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ था। इसमें लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था अप्रैल 1937 में। जो हम 1935 का अधिनियम पढ़ते हैं, 1935 के अधिनियम में के अधिनियम के द्वारा अप्रैल 1937 में एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया गया और मंत्रिमंडल के अंडर में स्थानीय स्वशासन आ गया। इन्होंने बहुत उत्साह के साथ इसे अपनाया कि भी इसमें जो है नवाचार लाएंगे और कुछ स्वायत्तता दी गई 1935 के अधिनियम के द्वारा मंत्रिमंडल को। लेकिन ब्रिटेन ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया, तो ये जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल है इसने इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफा ही दे दिया तो फिर स्थानीय स्वशासन फिर से बैठ गया। फिर 1946 में विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया और ये गठन स्थानीय स्वशासन की वृद्धि और उन्नति से संबंधित कार्य पर लगा ही था कि देश स्वतंत्रता की ओर चल पड़ा और संविधान निर्माण का काम शुरू हो गया। और संविधान निर्माण में स्थानीय स्वशासन को जगह नहीं मिली, तो इसमें 1946 भाई, 96 नहीं, 1946 में विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव से जो नया मंत्रिमंडल निर्वाचित हुआ,
इसने भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रयास किए कि भी इसका विकास कर लें हम। लेकिन फिर जो है संविधान निर्माण की बात शुरू हो गई। देश स्वतंत्र होना था और देश के जो दिग्गज नेता हैं, बुद्धिजीवी थे, वो सब किस तरफ चले गए? वो विधि निर्माण करने लगे। विधि निर्माण में स्थानीय स्वशासन को शामिल नहीं किया गया। कल भी बात कर रहे थे हम। अब हम चलते हैं सीधा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद का जो स्थानीय स्वशासन है वो क्या था, किस तरह से अपनाया गया, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम सीधे जो है 2 अक्टूबर जाएंगे, 2 अक्टूबर 1952 में। यहां से हमारी क्लास शुरू होती है। ये तो इतिहास था, बैकग्राउंड था स्थानीय स्वशासन का, कुछ तारीखें थी, कुछ नाम। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे। तो स्थानीय स्वशासन को जब संविधान में जगह नहीं मिली तो 2 अक्टूबर 1952 में ग्रामीण आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट विकास प्रोग्राम, इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी सीडीपी। सीडीपी का शुभारंभ किया गया और इसका काम क्या था? गांवों की आर्थिक वृद्धि करना और सामाजिक सुधार लाना स्थिति में। इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया। इसकी सहायता करने के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई 1953 में, लेकिन ये दोनों ही विफल रहे। अब इनकी विफलता को जानने के लिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1957 में एक समिति का गठन किया और इस समिति के जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, इसके अध्यक्ष थे। और ये जो बलवंत राय मेहता है, इन्होंने असफलता, इस प्रोग्राम की असफलता का कारण बताया कि जो गांव हैं या जो लोग हैं, लोगों की भागीदारी या लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया। लोग इसमें भागीदार नहीं हो पाए इस कार्यक्रम में। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और समिति का जो उद्देश्य था, क्या था? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, इसकी असफलता के कारण ढूंढना था। कारण में क्या पाया गया? लोगों की भागीदारी। मुख्य कारण यही था, लोगों की भागीदारी नहीं मिली, उपस्थिति नहीं थी लोगों की इस प्रोग्राम में। तो इस समिति ने सिफारिश की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही अंततः आके स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज कहा गया। पंचायती राज। और इस समिति ने, जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसने बताया कि भी 3 स्तर पर पंचायती राज का गठन होना चाहिए। 3 स्तर पर पंचायती राज के गठन की इसने बात की।
जो 3 स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था थी, इसमें बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। तो इसमें ये बात याद रखना कि बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश करेगी किसकी? त्रिस्तरीय, समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या? जिला परिषद। तो स्वतंत्रता के बाद, जैसा कि कई बार जिक्र हो चुका है, किस बात का? कि महात्मा गांधी पक्षधर थे। किसके? महात्मा गांधी पक्षधर थे ग्राम पंचायतों के। ग्राम स्तर पे लोकतंत्र हो, लेकिन संविधान सभा में इसको स्थान नहीं मिला। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के समय 1952 में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा CPD कम्युनिटी CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। एक बार फिर से, स्थानीय स्वशासन आधुनिक भारत में 1870 से शुरू होता है और ये लड़खड़ाता हुआ देश की स्वतंत्रता तक प्रयास करता है उठने का, लेकिन ये नहीं उठ पाता। संविधान में भी इसको नहीं उठाया जाता। ये विषय उठा था, लेकिन इसको अधिनियमित नहीं किया गया। आर्टिकल 40 में जो है इसका प्रावधान रख लिया गया और भविष्यगामी बना दिया। भविष्य में देखा जाएगा जो भी होगा। अब 2 अक्टूबर 1952 में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। क्यों की जाती है? गांवों की आर्थिक वृद्धि के लिए और सामाजिक सुधार के लिए। और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या CDP को सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू की गई 1953 में, लेकिन दोनों ही विफल हो गई। अब इन विफलता को जानने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया 1957 में। उसने इसकी विफलता के प्रमुख कारण बताया कि लोगों को सहयोग नहीं मिला इसमें, और इसके साथ साथ बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, जो बाद में पंचायती राज कहलाया, और कहा कि पंचायती राज को त्रिस्तर पर निर्मित किया जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। आगे क्लास आगे पढ़ेंगे, आप इसको यहाँ तक पढ़ो। ठीक है, नमस्कार।